न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की और इसमें 19 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हम इन 19 उम्मीदवारों की सीटों का विश्लेषण करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। योगेश जी, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं तारानगर के साथ, क्योंकि कांग्रेस ने तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया को मैदान में उतारा है और राजेंद्र राठौड़ यहां पहले से मैदान में है। तो जरा इस सीट का विश्लेषण कीजिए और ये बताइए इन दोनों के बीच के मुकाबले का क्या रहने वाला है। देखिए, राजेंद्र राठौड़ तारानगर से पहले विधायक रह चुके हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया मौजूदा विधायक हैं। किसान पॉलिटिक्स का एक बड़ा केंद्र है और अब जाट और राजपूत आमने सामने हैं। राजेंद्र राठौड़ को भरोसा है कि गैर जाट मतदाता जो है वो उनके पक्ष में लामबंद हो जाएंगे। वहीं नरेंद्र बुढ़ानिया का जो यूएसपी है वो यही है कि जाट और दलित वोट और साथ ही कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोट वो उन्हें प्राप्त होंगे। नरेंद्र बुढ़ानिया का यहाँ पुराना इतिहास रहा है, राजेंद्र राठौड़ का भी पुराना इतिहास रहा है। कांटे की टक्कर रहेगी, कांटे का मुकाबला रहेगा और राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ प्रचार करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा तो जरूर जाएंगे। ठीक है, अगली सीट का रुख करते हैं, क्योंकि धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। लेकिन उससे पहले यह सीट देखिए जरा। सीट रतनगढ़, पुराराम गोदारा और उनके अगेंस्ट है अभिनेश महर्षि। इस सीट के बारे में बताइए सर। देखिए, पुराराम गोदारा पहली बार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने रतनगढ़ में जाट को टिकट दिया है। यहाँ कांग्रेस पार्टी हमेशा ब्राह्मण कार्ड खेलती हुई आई है। जयदेव इंदौरिया यहाँ से पुराने समय में कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। अभिनेश महर्षि भी पहले कांग्रेस ही रहे हैं और जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तभी बीएसपी से चुनाव लड़े और चोरू लोकसभा सीट से और अभी बीजेपी से विधायक है। पुराराम गोदारा बड़ी तादाद में रतनगढ़ में जाट मतदाता अब बढ़ चुके हैं, खासतौर से ग्रामीण अंचल में। तो ये चुनाव टफ रहेगा और ख़ासतौर से अभिनेश महर्षि और पुराराम गोदारा के बीच में कड़ी टक्कर हमें देखने को मुकाबला दोनों के बीच हो गया। त्रिकोणीय कोई और चेहरा भी होगा। देखिए, आरएलपी यहाँ उम्मीदवार उतार सकती है। जेजेपी की भी चर्चाएं हमने सुनी है। अब यहाँ पर जो की वोटर है वो की वोटर है दलित, मुस्लिम, राजपूत जी। जो यहाँ बड़ी तादाद में राजपूत समाज का बाशिंदे भी बसते हैं। तकरीबन 12-13 हज़ार राजपूत समाज के वोट यहाँ पर संभवतः है और साथ ही यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम समुदाय के वोट भी हैं जो कांग्रेस के साथ जाता है। लेकिन क्या वो कांग्रेस के जाट चेहरे के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर सवाल करेंगे। ठीक है, अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट जरा देखिए, सूरजगढ़। सूरजगढ़ के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। संतोष अहलावत बीजेपी की तरफ से और श्रवण कुमार सूरजगढ़ की तरफ से। दोनों ही चेहरे वहां नए अनुभवी चेहरे हैं। योगेश, देखिए, दोनों अनुभवी है। संतोष अहलावत भी पहले विधायक रही है, श्रवण कुमार भी विधायक रहे हैं। संतोष अहलावत सांसद रही है, श्रवण कुमार 4 मरतबा विधायक रहे हैं। संतोष अहलावत बेस्ट सांसद रही है, अच्छी स्पीकर है। श्रवण कुमार भी बहुत अच्छे स्पीकर है। दोनों ही ओजस्वी वक्ता है, परंपरागत प्रतिद्वंदी है और मुझे लगता है ये संवेदनशील सीट भी है। सूरजगढ़ संवेदनशील भी है और यहाँ पर जो की वोटर है उन की वोटर्स की बात कर लें तो दलित मतदाता बड़ी संख्या में, जिनमें मेघवाल कम्युनिटी यहाँ सूरजगढ़ में है। मुस्लिम मतदाता भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे एक ऐसा वर्ग है जिसको लेकर कहा जा सकता है कि उस पर पूरी यहाँ पर जीत और हार टिकी रहती है, वो यादव बेल्ट, जो हरियाणा से सटा हुआ जो इलाका है सूरजगढ़ का, बिल्कुल जो पास की बाउंड्रीज हैं वहाँ पर यादव मतदाता है। तकरीबन 30 से 35 हज़ार वोट यादवों और वो किसकी तरफ जा सकते हैं? वो जिसकी तरफ जाएंगे जीत उसकी होगी। इतिहास क्या कहता है, किधर जाते हैं? श्रवण कुमार ने जब चुनाव जीता था, डॉक्टर दिगंबर सिंह को चुनाव हराया था। सूरजगढ़ का इतिहास है। डॉक्टर दिगंबर सिंह को भरतपुर से यहाँ भेज दिया गया था, बाई इलेक्शन हुआ था और श्रवण कुमार ने वो चुनाव जीता था और यादव मतदाता श्रवण कुमार के साथ गए थे। इस बार क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन खास बात है कि मात्र संगठन की सिफारिश पर संतोष अहलावत को टिकट मिला है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने सुभाष पूनिया का टिकट काटा जो मौजूदा विधायक। ठीक है, अगली सीट का रुख करते हैं सीकर, क्योंकि राजेंद्र पारिक कांग्रेस ने घोषित किया है और बीजेपी की तरफ से किसी को घोषित नहीं किया गया है। इसको जरा रोकिए, बगरू पर हम आएंगे, लेकिन सीकर के बारे में जरा बताइए, कौन बीजेपी से हो सकता है और वहां की फाइट इस बार कैसी रही? देखिए, सीकर में पवन जोशी के नाम है बीजेपी से और साथ ही वहाँ पर कमल सिकवाल के नाम की चर्चा, रतन जलदारी का नाम है और वहाँ पर जो वहाँ के जिलाध्यक्ष रहे मनोज सिंघानिया। अब लगता है कि ब्राह्मण चेहरे पर अब भी बीजेपी दाव खेलेगी। पहले भी वहाँ पर रतन जलदारी विधायक रह चुके हैं, वहाँ से राजकुमारी बोचीवाल भी बीजेपी से विधायक रह चुकी हैं। वहीं राजेंद्र पारिक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता इस इलाके के। और आज हमने एक और ट्विस्ट देखा था कि आज
डोटासरा के घर पर राजेंद्र पारीक पहुंचे थे। अदावत भले ही है दोनों में, लेकिन आज उनका संबल बढ़ाने, हौसला बढ़ाने वहाँ गए थे। और अब जो सीकर की गणित है उसमें जाट मतदाता निर्णायक हो गया, क्योंकि सीकर विधानसभा का आउटर इलाका, जो बड़ी संख्या में जो गांव हैं, वहाँ पर जाट मतदाता बड़ी तादाद में अब वोट्स बढ़े हैं उनके। तो मुझे लगता है मुस्लिम, जाट और शेड्यूल कास्ट, ये 3 जो वर्ग हैं, ये वहाँ की जीत हार को तय करेंगे। माली समाज के बड़े जाति से टिकट दे सकती है बीजेपी की। अभी तक तो ये लगता है, मुझे एज लगती है कि ब्राह्मण समुदाय से चेहरा होगा। ठीक है, बगरू सीट का जरा दिखाइए, क्योंकि बगरू का हम जिक्र कर रहे थे। कैलाश वर्मा को बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया। गंगा देवी बगरू से वर्तमान विधायक भी हैं, कैलाश वर्मा यंगेस्ट विधायक रह चुके हैं। इन दोनों के बारे में जरा बताइए, क्योंकि इनके बीच में मुकाबला हो चुका है और एक दूसरे के बारे में दोनों जानते हैं। गंगा देवी दूसरी बार विधायक जीती, कैलाश वर्मा दूसरा चुनाव लड़ेंगे। कैलाश वर्मा और गंगा देवी परंपरा का प्रतिद्वंदी है। गंगा देवी और कैलाश वर्मा दोनों के बीच में आयु का भी फर्क है। कैलाश वर्मा युवा चेहरे हैं और गंगा देवी कहा जा सकता है कि पुराने और वरिष्ठ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शहरी सीट है, शहरी सीट पर बीजेपी को एक नेचुरल बढ़त रहती है कस्बाई सीटों पर। लेकिन यहाँ की जो बड़ी बात है, खासतौर जगतपुरा और फिर बगरू का इलाका, कहाँ जगतपुरा है, कहाँ बगरू है, लेकिन उसके बावजूद ये एक अलग तरह की ये पूरी विधानसभा की सीट है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि मीणा वर्ग जो है बड़ी तादाद में यहाँ बसता है और ख़ासतौर से ब्राह्मण वैश्य कम्युनिटी बसती है। माली समाज है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा इस पे? डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर मूल ओबीसी मीणा मतदाता इस सीट का भविष्य तय करेंगे। नगर का रुख करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद वाजीवाली टिकट बदलना चाहते हैं, सीट बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नगर से वाजीवाली को मैदान में उतारा गया है। बसपा से जीत कर आए थे, कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से जवार सिंह बेडम को मैदान में उतारा गया है। इस पर हम सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। नगर सीट का हम जिक्र कर रहे थे। जवार सिंह बीजेपी की तरफ से और वाजिब अली नगर से कांग्रेस की तरफ से, बसपा से पहले वो जीत कर आए थे। योगेश, देखिए, ऑस्ट्रेलिया से आकर वाजिब अली ने चुनाव लड़ा, नगर से जीत गए हाथी के सिंबल पर, अब हाथ के सिंबल पर है। और जवार बेडम का ये दूसरा चुनाव है। बड़े गुर्जर नेता हैं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ गुर्जर आरक्षण मूवमेंट में रहे थे, वहीं से चमके थे, उनकी कोर टीम में थे कर्नल बैंसला की। और ये चुनाव रोचक होगा। जवार सिंह बेडम की कोशिश होगी कि हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को किया जाए जी, HM चुनाव किया जाए। अब वाजिब क्योंकि उस तरह के कट्टरवादी फेस नहीं है, पढ़े लिखे मुस्लिम और NRI हैं, खासतौर से चुनाव देखने लायक होगा। यहाँ पर एक और बात है कि अनीता गुर्जर जो पूर्व विधायक है, उनका स्टैंड क्या रहता है, क्या बीजेपी से भागी होंगी या फिर वो जवार बेडम के समर्थन में रहेंगी, ये बहुत ही देखने लायक बात होगी। ठीक है, अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट धौलपुर, और धौलपुर इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा वहां से कांग्रेस के सिंबल के साथ मैदान में है। 2 बार उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, एक मुख्यमंत्री के सामने और एक प्रियंका गांधी के सामने। आपको लग रहा है कि यहां से बीजेपी की रणनीति बदल सकती है, क्योंकि शोभा रानी के साथ बीजेपी का वोटर भी जुड़ा? देखिए, शोभा रानी कुशवाहा माली कुशवाहा समाज से ताल्लुक़ रखती है और ये पूरे धौलपुर ज़िले पर असर डालता है ये वोट बैंक। और बाई इलेक्शन हुआ था जब वसुंधरा सेशन में, तब ये विधायक चुनी गई थी, उस समय चुनाव जीती थी। इनके पति भी विधायक थे, लेकिन उनके ऊपर मर्डर का केस था और वो जेल में चले गए। उसके बाद चुनाव हुआ और शोभा रानी अपने समाज के बलबूते है। और आपको ध्यान होगा कि राज्यसभा के चुनाव के वक्त इनके क्रॉस वोट की बात आई थी और उसके बाद बीजेपी ने इनके खिलाफ स्टैंड लिया था। और अब ये चुनाव है, बीजेपी यहाँ क्या करती है, बनवारी लाल शर्मा के परिवार से कोई टिकट देती है या फिर बीजेपी मुस्लिम चेहरे को उतारती है, क्योंकि बड़ी तादाद में धौलपुर के अंदर मुस्लिम भी बसता है और बीजेपी से एक बार अब्दुल सगीर यहाँ मुस्लिम विधायक चुने जा चुके हैं और ये कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। तो कहा जा सकता है कि ब्राह्मण, मुस्लिम और ख़ास तौर से दलित समुदाय। एक लाइन में बताइए, बीजेपी से जो भी होगा मैडम की पसंद का होगा? वसुंधरा राजे का गढ़ है, उनका गृह क्षेत्र है जी। धौलपुर में पत्ता भी हिलता है बीजेपी के अंदर, तो बिना वसुंधरा राजे की अनुमति के नहीं हिलता। ठीक है, करौली का रुख करूंगा। लाखन मीणा बीजेपी से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से, बीजेपी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है, समीकरण क्या रहेंगे? लाखन मीणा बीएसपी से आके चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस में और बड़ी तादाद में करौली में मीणा मतदाता जनरल की सीट है। एक ज़माने में यहाँ पर ब्राह्मण और अन्य जातियों को, राजपूत यहाँ से विधायक रहे, यहाँ के राजा यहाँ के विधायक रहे हैं।
अब भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के दर्शन सिंह बागी होंगे कि नहीं होंगे। अगर दर्शन सिंह गुर्जर बागी होकर चुनाव लड़ते हैं जो सचिन पायलट के बहुत नज़दीक है, उनके पिता भी विधायक रहे, तो ये बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा और मुझे ट्रायंगुलर फाइट के आसार करौली में नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सपोर्टरा का रुख करते हैं। ग्राफिक्स जरा चलाइए सपोर्टरा के कि सपोर्टरा के अंदर किस तरीके से मुकाबला। रमेश मीणा एक बार फिर से कांग्रेस के सिंबल के साथ सचिन समर्थक माने जाते हैं, दूसरी तरफ हंसराज मीणा है सपोर्टरा से बीजेपी की तरफ से। जरा इसका विश्लेषण कीजिए, क्या रहेगा। सपोर्टरा सीट है, रमेश मीणा और हंसराज मीणा के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। हॉट सीट कह सकते हैं इसको। टफ फाइट रहेगी। टफ फाइट रहेगी। माली मतदाता और दलित मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका में रहने वाला है इस सीट के ऊपर, और गुर्जर कम्युनिटी के वोट भी हैं, लेकिन यहाँ माली मतदाता बड़ी संख्या में है। और ख़ास तौर से हंसराज मीणा का जो टिकट था वो एकदम से कहा जा सकता है उपयुक्त टिकट था बीजेपी की ओर से। अब रमेश मीणा वरिष्ठता अनुभव के नाते किस तरह के चुनाव वो मान पाते हैं। मुख्यमंत्री की कोई सभा यहाँ उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल होगी, मुख्यमंत्री की सभा भी होगी और मुझे लगता है कि सचिन पायलट भी आएंगे। ठीक है, बांदीकुई के ग्राफिक्स जरा चलिए। बांदीकुई के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कौन कौन मैदान में है। दरअसल बांदीकुई से जीआर खटाना और भागचंद डाकरा के बीच में मुकाबला है। ये दो के बीच में मुकाबला रहेगा या त्रिकोणीय भी हो सकता है। देखिए, बांदीकुई में त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है। अब ये देखने की बात हुई क्योंकि ब्राह्मण समुदाय अब विचलित है अंदर ही अंदर कि वो क्या निर्णय करता है जी, क्योंकि यहाँ बांदीकुई के इतिहास के अंदर बड़ी तादाद में ब्राह्मण समुदाय के विधायक रहे हैं आज़ादी के बाद से जी। और गुर्जर समाज से जीआर खटाना भी विधायक है और माली कम्युनिटी में भी अंदरूनी तौर पर विरोध है भागचंद टाकड़ा को लेकर। रामकिशोर सैनी का रुख क्या रहेगा, जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है। टाकड़ा ने एक बार उनका विरोध किया था, अब वो तैयार बैठे हैं भागचंद टाकड़ा का विरोध करने को। हालांकि ये ज़रूर है कि माली समाज पर दाव खेल के बीजेपी ने एक एज लेने की कोशिश की है और वहीं जीआर खटाना को ये उम्मीद होगी कि जो माली समाज के बीच की फूट है उसका लाभ लिया जा सके। अब यहाँ पे बीएसपी ने भी गुर्जर कम्युनिटी से उम्मीदवार उतारा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के सिंबल पर जब गुर्जर आता है तो एक बड़ी पार्टी होने का लाभ जीआर खटाना को यहाँ मिलेगा। ब्राह्मण और दलित मतदाता यहाँ निर्णायक रहेंगे, वो जिधर जाएंगे उधर जीत होगी। ठीक है, अगली सीट गंगापुर। रामकेश मीणा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, निर्दलीय थे, बीजेपी ने अपने पत्ते खोले नहीं है। इस सीट के समीकरण जरा बताइए और आपको लग रहा है कि रामकेश मीणा के साथ जो वहां का कोर कांग्रेस का वोटर है वो साथ है। देखिए, रामकेश मीणा कांग्रेस ही रहे। अब सवाल ये उठता है कि ये सीट जनरल की सीट है, जनरल की सीट पर मीणा को चुनाव लड़ा रही है कांग्रेस, तो क्या जनरल खास तौर पर वैश्य समुदाय, क्योंकि यहाँ पर दामोदर जो वैश्य समुदाय से आते थे वो विधायक रहे कांग्रेस पार्टी से, 2 बार वो विधायक रहे थे और पिछली बार भी कांग्रेस ने जनरल को टिकट दिया था, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। रामकेश मीणा और बीजेपी से अभी उम्मीदवार आना यहाँ शेष है। मान सिंह गुर्जर को टिकट मिलता है या किसी और को मिलता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मान सिंह ही सामने होंगे। तो यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई जनरल कम्युनिटी से भी अगर सामने आता है तो यहाँ ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है। ठीक है, कड़ा मुकाबले का जिक्र किया। ग्राफिक्स जरा चलाइए देवली उनियारा के, क्योंकि यहाँ से एक तरफ हरीश मीणा मैदान में है और दूसरी तरफ यहाँ से विजय बैसला मैदान में है और जो देवली उनियारा है उसमें दोनों का ही विरोध एक सर पर हुआ है, दोनों को बाहरी कहते हुए विरोध हुआ है। तो जरा बताइए किसके लिए मुकाबला आसान रहेगा और ये मुकाबला कैसा रहेगा। देखिए, ये बात तो सही है, हरीश मीणा बामनवास के हैं तो विजय बैसला करौली के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके पिता विजय बैसला के पिता ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था हरीश मीणा के बड़े भाई नमोनारायण मीणा के सामने। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे और विजय बैसला पढ़े लिखे नौजवान हैं और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख भी हैं। नया क्षेत्र जरूर है, लेकिन गुर्जर मतदाताओं के बीच में पकड़ है और यहाँ पर ये ज़रूर है हरीश मीणा का जो प्रमुख तौर पर यहाँ पर माली मुस्लिम ये बड़ी संख्या में यहाँ पर बसते हैं, तो किस तरह का मूवमेंट रहेगा। सचिन पायलट के बेहद नज़दीक है। अब सचिन पायलट के कहने से गुर्जर कम्युनिटी जो पायलट की कम्युनिटी है वो कितना सपोर्ट यहाँ हरीश मीणा को कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि एक तरफ विजय बैसला बड़े गुर्जर छत्रप है और यहाँ पर और भी लगता है कि यहाँ ट्रायंगुलर फाइट की कुछ नेता कोशिश में जुटे हैं, लेकिन देवली उनियारा राजपूत समाज का भी बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, वो भी किस और रुख करेगा उस पर नजर रहेगी। लेकिन मसूदा से राकेश पारिक को मैदान में उतार दिया गया है, बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले और मसूदा
में राकेश पारीख को सचिन का हनुमान भी कहा जाता है एक तरीके से। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी किस तरीके की रणनीति अपनाएगी और इस सीट का समीकरण क्या रहेगा? देखिए, मसूदा अलग तरह की विधानसभा सीट है, यहाँ पर आपको एक जाति का बोलबाला नहीं मिलेगा जी। राकेश पारीख चुनाव जीत गए, सचिन पायलट के भरोसेमंद है और पायलट के कैंडिडेट होने के कारण गुर्जर कम्युनिटी ने उनको पलक पावड़े बिछाकर उनका साथ दिया। अब यहाँ पर चीता महरात बड़ी संख्या में जो मुस्लिम आबादी वो भी बस्ती इस इलाके में, यहाँ जाट मतदाता बड़ी संख्या में है जिन पर एक ज़माने भर तक सावरलाल जाट का प्रभाव रहा था। रामचंद्र चौधरी को यहाँ से टिकट चाह रहे थे, वो नहीं मिला है। रामचंद्र चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका क्या रुख रहेगा इस सीट पर? हाजी कयूम यहाँ से टिकट मांग रहे थे, पूर्व विधायक, उनका क्या रुख रहेगा? वहीं बीजेपी यहाँ किसको टिकट देगी? ऐसी चीज़ें हैं मसूदा को लेकर जो राकेश पारीख के लिए सिरदर्द बनेगी। लेकिन संग्राम सिंह गुर्जर जो सचिन पायलट के बेहद खास हैं, वो राकेश पारीख के यहाँ हनुमान है और राकेश पारीख रघु शर्मा दोनों पड़ोसी सीटें हैं। हालांकि राकेश पारीख सरवाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन मसूदा से चुनाव लड़ते हैं। तो विजयनगर जो बड़ा बेल्ट है जी, उसका वहाँ पर बड़ी तादाद में ओसवाल समाज, वैश्य समाज, जैन समाज का होल्ड रहता है और कहा यह जाता है कि ये समाज पूरी तरह पूरे वहाँ के ताने बाने को रचता है। अभी कह रहे हैं इस पर 2 से ज़्यादा या कहीं कि 3 या 4 बड़े कैंडिडेट हो सकते हैं इस सीट पर, हो सकते हैं। यहाँ का इतिहास रहा है। यहाँ पर भंवर सिंह पलाड़ा ने भी, उनकी वाइफ ने जब चुनाव जीता था, सुशील कंवर पलाड़ा ने, उस समय भी वो त्रिकोणीय संघर्ष था और इस सीट पर राकेश पारीख ने भी जब चुनाव जीता तब भी त्रिकोणीय संघर्ष था। अब रामचंद्र चौधरी का क्या रुख रहता है, इस पर बहुत कुछ। मदन प्रजापत पचपदरा से कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, बीजेपी ने अपने पत्ते अभी खोले नहीं हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, पर जिस तरीके से वो नंगे पैर चले, उसका इमोशनल भावनात्मक उनके साथ कनेक्शन रहेगा और उनके लिए एक मुकाबला यहाँ रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही है। पचपदरा में एक लाभ मिलेगा। अमूल ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, प्रजापत समाज से अभी विधायक हैं। और बीजेपी किसको टिकट देती है? बीजेपी यहाँ चौधरी कम्युनिटी पर दाव खेलती है। अमराराम चौधरी जो पहले विधायक रहे और तकरीबन 3 से 4 बार वो विधायक यहाँ से रह चुके हैं और एक बड़े नेता की छवि है, लेकिन एज फैक्टर उनके साथ है। वसुंधरा राजे की टीम में वो कहे जाते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे पिछली सरकार में। अब अमराराम के अलावा यहाँ कैलाश चौधरी खुद यहीं के रहने वाले हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। कैलाश चौधरी मूल तो रूप से बालोतरा के रहने वाले हैं। पचपदरा का जो मेन सेंट्रल अट्रैक्शन है वो बालोतरा है, जिसको जिला बनाया गया है। अब बालोतरा के वो रहने वाले हैं, तो बालोतरा से अगर कैलाश चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा मदन प्रजापत और कैलाश चौधरी के बीच। ठीक है, रेवदर के जरा ग्राफिक्स चलाइए रेवदर के अंदर, क्योंकि मुकाबला जो है मोतीराम कोहली और जगसीराम कोहली के बीच में है। कांग्रेस से मोतीराम और बीजेपी से जगसीराम, यहां दोनों ने कोहली पर दाव खेला है, तो ये जरा यहां के जातिगत समीकरण भी समझाइए। देखिए विजेंद्र, ये कांग्रेस के लिए बहुत कमजोर सीट कही जाती है। रेवदर से जगसीराम चौथी बार विधायक है, ये कहा जा सकता है, जबकि तीसरी बार में भी इनकी एंटी इनकम्बेंसी पनप चुकी थी, अभी भी पनपी हुई थी, फिर भी जीत गए थे चुनाव। और यहाँ पर नीरज डांगी के परिवार से उनके जीजा टिकट मांग रहे थे, वो मेघवाल कम्युनिटी से आते हैं। अब मेघवाल कम्युनिटी और इसके अलावा यहाँ पर नारायण परिहार भी टिकट मांग रहे थे, वो भी एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिसको कभी टिकट नहीं मिला। इसके अलावा और भी लोग थे यहाँ जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से। अब मोतीराम कोहली और जगसीराम कोहली, तो सर्वे के आधार पर मुझे लगता है मोतीराम को यहाँ दिया, लेकिन यहाँ ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है। यहाँ को मेघवाल कम्युनिटी का कोई कैंडिडेट चुनाव भी समर में उतर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ अन्य जातियों का बोलबाला है, चाहे जाट हैं, चाहे राजपूत हैं, विष्णुई हैं, त्रिकोणीय रेवाड़ी समाज के वोट भी यहाँ बड़ी संख्या में है। दलित वर्ग से एससी की सीट है, लेकिन ये कहा जा सकता है इस बार मुकाबला होगा। कांग्रेस की यहाँ पूरी ताकत लगाएगी कि रेवदर को बीजेपी के गढ़ के तौर पर जो विख्यात को छीना जाए। ठीक है, झाडोल के ग्राफिक्स जरा चलाइए। झाडोल के अंदर मुकाबला, क्योंकि दोनों तरफ से तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ से हीरालाल दरांगी को मैदान में उतारा गया, जबकि बीजेपी की तरफ से बाबूलाल खराड़ी को मैदान में उतारा गया है। झाडोल के समीकरण बताइए सर। देखिए, 85% एसटी मतदाता है और बाकी 15% में तमाम अन्य जातियां, जिनमें ब्राह्मण है, राजपूत हैं, दलित भी हैं जी, कुछ मुस्लिम पार्ट, और गुजरात से सटा हुआ बेल्ट झाडोल का, गुजरात की आबो हवा का असर भी यहाँ होता है। बाबूलाल खराड़ी सर्वश्रेष्ठ विधायक है, मौजूदा विधानसभा के अंदर उनको चुना गया था और
हीरालाल दरांगी जीत चुके हैं एक बार चुनाव। जब 21 सीटें कांग्रेस के आई थी उसमें हीरालाल दरांगी विधायक चुने गए थे, उस समय उन्होंने पहला चुनाव जीता था। अब की बार इनको फिर मौका दिया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन होने वाला है। बाबूलाल खराड़ी की इमेज बहुत ही अलग तरह की रही है, वो अपनी इमेज के कारण चुनाव जीतते रहे और हीरालाल दरांगी यहाँ आक्रामक रुख अपनाते हैं कि बाबुल, क्योंकि यहाँ आदिवासियों में भी गोत्रवाद चलता है। खराड़ी गोत्र है उसके ज़्यादा एसटी के अंदर यहाँ मतदाता है, तो किस तरफ रुख रहेगा अन्य जातियों का। यहाँ पर वैश्य कम्युनिटी खासतौर जैन कम्युनिटी का अपना प्रभाव रहता है। वो अभी कह रहे हैं कि जो 15% है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है, वो किस तरफ जाएगा। लेकिन मेजर मतदाता एसटी का यहाँ पर, और अलग अलग कम्युनिटीज है, जैन भी हैं, पाटीदार भी हैं, ब्राह्मण्स भी हैं। और उन मतदाताओं पर मैंने जैसा कहा कि ज़्यादातर प्रवासी वोट है, गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, सहाड़ा का रुख करते हैं। सहाड़ा के जरा ग्राफिक्स चलाइए। सहाड़ा में राजेंद्र त्रिवेदी कांग्रेस की तरफ से और लादूलाल पितलिया सहाड़ा में बीजेपी की तरफ से। लादूलाल पितलिया चुनाव लड़ना भी चाहते थे, बार बार टिकट भी मांग रहे थे, इस बार उनको टिकट मिल गया है। सहाड़ा का जरा